तेजी से बढ़ रहा है उससे बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज़ 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर इस वक्त जो आप मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप भी मास्क जरूर पहनिए। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सारी दुनिया को कोरोना वायरस की जानलेवा महामारी बांटने वाले चीन ने कोरोना काल में अपनी सबसे बड़ी साजिश का इरादा जाहिर किया है। ये जानकर दुनिया हैरान है कि जमीन पर अपनी सीमाओं से लेकर समुद्री सीमा तक विस्तारवादी और अवैध कब्जे करने वाला चीन अब हिमालय पर कब्जे की लकीर खींचना चाहता है। चीन ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना झंडा गाड़ने की नीयत से बंटवारे का प्लान तैयार किया है। यानी चीन अब माउंट एवरेस्ट के शिखर पर लकीर खींचकर दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर कोरोना के नाम पर कब्जा करने की राह पर है। देखिए कोरोना की आड़ में एवरेस्ट पर चीन की कब्जे वाली जंग। हिमालय की ऊंचाई, इसकी बुलंदी और विशालतम पर्वत की सारी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ठीक वैसे ही चीन की साजिशों का कोई और छोर नहीं है। हिमालय की चोटियों पर आकर लोग विश्व में कीर्तिमान बनाते हैं, लेकिन चीन ने हिमालय पर्वतमाला से जुड़े माउंट एवरेस्ट को लेकर साजिशों का नया कीर्तिमान बनाने का ऐलान किया है। कोरोना के बहाने चीन ने माउंट एवरेस्ट को लेकर जो फैसला लिया है, ऐसा सिर्फ चीन ही कर सकता है, जो कि चीन का दूसरा नाम ही साजिश है। कोरोना के दौर में जहां पूरी दुनिया इस महामारी से जूझने में जुटी है, तो वहीं चीन दुनिया को तनाव देने के लिए अजीबोगरीब फैसले ले रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति का एक ऐसा सच सामने आया है जो आज से पहले कभी सुनाई नहीं दिया। चीन अब माउंट एवरेस्ट पर बंटवारे और उस पर कब्जा करने की साजिश में जुटा हुआ है। चीन ने साफ किया है कि वो माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा गाड़ेगा और बंटवारे की लकीर खींचेगा। खास बात यह है कि चीन ने इस बार माउंट एवरेस्ट पर कब्जा करने के लिए जो साजिश रची है, उसके लिए उसने कोरोना का सहारा लिया है। चीन ने सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के जरिए जो कहा है, उसे जानने के बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब एवरेस्ट के शिखर पर चीन कब्जे की नीयत से लकीर खींचने की बात कर रहा है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा है, चीन की ओर से पर्वतारोही दल के चोटी पर पहुंचने से पहले एक रेखा बनाई जाएगी। उत्तर में चीन की ओर से एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को विभाजन रेखा को पार करने से रोका जाएगा, जिससे वो दक्षिण की ओर से चढ़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संपर्क में न आए, यानी नेपाल की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से संपर्क न कर सकें। कोरोना का बायोलॉजिकल बम चीन ने छोड़ा है, उसका तोड़ उसके पास है। उसके देश में कोई कोरोना वोरोना नहीं। पर्वतारोही उस तरफ जाएंगे और कोरोना फैलेगा, ये मजाक है। असल बात तो चीन वहां पे कब्जा करना चाहता है और उसको सही मौका लग रहा है। और नेपाल जो कि उसके कर्ज में डूबा पड़ा है, जिसने कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आके बड़ा उछल उछल के काफी कर्ज चीन से लिया, आज इतना कर्ज के नीचे दब गया है कि बोल नहीं पा रहा। लेकिन चीन के खिलाफ नेपाल में आवाजें उठने शुरू हो गई है। ओली ने अपना विश्वास मत अभी हाल ही में खोया है, क्योंकि चीन न सिर्फ एवरेस्ट बल्कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र के काफी गांव को हड़प चुका है। चीन ने एवरेस्ट के शिखर पर लकीर खींचने की जो साजिश शुरू की है, उसका एक एक सच आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चीन ने एवरेस्ट के शिखर पर लकीर खींचने की बात क्यों कही। एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर दोनों ओर से पर्वतारोही चढ़ते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से चढ़ाई रोक दी गई थी। नेपाल और चीन दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर रोक लगाई थी। 2021 में नेपाल ने 408 विदेशियों को एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ने की अनुमति दे दी। चीन अपने पर्वतारोहियों को नेपाल के पर्वतारोहियों से मिलने नहीं देना चाहता। चीन ने नेपाल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जिक्र किया है। नेपाल की ओर से चढ़ाई करने वाले 30 से ज्यादा पर्वतारोही बीमार हुए थे। नेपाल से आए पर्वतारोहियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। चीन नहीं चाहता कि नेपाल से आने वाले पर्वतारोहियों से उसके पर्वतारोहियों को कोरोना फैले। माओ का चालबाज चीन बहुत पहले से ही
नेपाल को यह बोलता आया है कि आधा एवरेस्ट उसका हिस्सा है। इस विस्तारवादी नीति के तहत एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोरोना का बहाना बनाकर अब चीन ने घोषणा की है कि वह अपने वाले आधे हिस्से में कोरोना के कारण किसी भी पर्वतारोही को उस तरफ नहीं आने देगा। इससे पहले चीन माउंट एवरेस्ट के ऊपर अनेकों 5G के टावर लगा चुका है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर उसने अपनी नजरें गड़ा ली है। बात साफ है, अब चीन का वहां पे कब्जा होगा और चीन आने वाले टाइम पे नेपाल को कहेगा यहाँ पे तो हमारा पहले ही कब्जा है, ये हमारा इलाका है, और नेपाल कुछ भी नहीं कर। तिब्बत के स्पोर्ट्स ब्यूरो के डायरेक्टर ने चीन के सरकारी मीडिया के हवाले से कहा है कि माउंट एवरेस्ट पर उत्तर और दक्षिण की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोही केवल एवरेस्ट शिखर पर ही आकर एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए चीन एवरेस्ट शिखर पर अपने हिस्से में लाइन खींचना चाहता है ताकि वो नेपाल से आने वाले पर्वतारोहियों को विभाजन रेखा के पार ही रोक सके। चीन ने तिब्बत के पर्वतारोही गाइड्स की एक टीम को एवरेस्ट के शिखर पर भेजा है ताकि एवरेस्ट के शिखर पर एक ऐसी रेखा बनाई जा सके जो नेपाल और चीन के हिस्से को विभाजित कर सके। चीन की योजना है कि उस एवरेस्ट के शिखर पर नेपाल के पर्वतारोहियों की एंट्री बंद की जा सके, क्योंकि चीन को डर है कि नेपाल की तरफ से आने वाले पर्वतारोही चीन के पर्वतारोहियों में कोरोना वायरस फैला सकते हैं। लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से चीन का ये डर सिर्फ दिखावा है। इस फैसले के पीछे चीन की असली चाल कुछ और है। इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है कि चीन ने नेपाल की ओर से आने वाले चंद पर्वतारोहियों से कोरोना वायरस फैलने की आशंका में ये फैसला लिया है। इसकी असली वजह है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति और दुनिया के सामने हेकड़ी दिखाने वाली नीयत एक बार फिर से जाहिर करना चाहता है, क्योंकि चीन ने माउंट एवरेस्ट शिखर पर लकीर के जरिए नेपाल के साथ बंटवारे की जो चाल चली है उसे अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। एवरेस्ट पर कैसे खींचेगी लकीर? एवरेस्ट के शिखर पर भारी बर्फ रहती है। बर्फ पर अस्थायी लकीर ही खींची जा सकती है। एवरेस्ट के शिखर पर डाइनिंग टेबल जितनी जगह होती है, यानी एक समय पर सिर्फ 6 लोग ही खड़े रह सकते हैं। ज्यादा समय तक शिखर पर नहीं रुका जा सकता। पर्वतारोहियों की संख्या ज्यादा होती है तो लंबी लाइन लग सकती है। चीन की तिब्बती गाइड हमेशा शिखर पर नहीं रुक सकते। एवरेस्ट के शिखर पर रस्सी या झंडा भी नहीं टिकेंगे। चीन अच्छी तरह जानता है कि माउंट एवरेस्ट पर कोई भी स्थायी लकीर नहीं खींची जा सकती, ना ही वहाँ लंबे समय तक पहरेदारी की जा सकती है। तो क्या सिर्फ चीन ये जानना चाहता है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर वो मनमानी कर सकता है? जहाँ भी हम देखें तो चाइनीज़ की जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं वो साफ नज़र आ रही हैं, और कोरोना वायरस के चलते ये जो एक मुद्दा चीन ने बना करके और एवरेस्ट के ऊपर एक रेखा खींचने का फैसला किया है, ये सही है कि इसको कोई मॉनिटर नहीं कर सकता है, लेकिन अपना क्लेम बनाने में चीन अब सक्षम रहेगा। और ये भी हो सकता है कि आगे चलकर चीन कहे कि एवरेस्ट के साथ साथ जो दूसरी चोटियां हैं हिमालयस में, उनके ऊपर भी चीन शायद अपना क्लेम आगे बढ़ाए। माउंट एवरेस्ट पर लकीर खींचकर अपने पर्वतारोहियों को नेपाल के पर्वतारोहियों से बचाने वाली चीन की चाल का सबसे बड़ा सच ये है कि वो खुद नहीं जानता कि अपने बनाए हुए प्रतिबंधों को वो कैसे बरकरार रख पाएगा, क्योंकि उसने भी नहीं तय किया है जो तिब्बती गाइड्स उसने शिखर पर लकीर खींचने के लिए भेजे हैं वो वहाँ कब तक रहेंगे। क्योंकि तिब्बती गाइड्स देर तक वहाँ रुके तो पर्वतारोही चीन की ओर से जाएंगे, वो शिखर तक कैसे पहुँच पाएंगे? चीन की तरफ माउंट एवरेस्ट का जो हिस्सा है वहां पर वो काफी ज्यादा सख्ती बरतता है, इसलिए विदेशियों को उस हिस्से में वह आने नहीं देता। जबकि नेपाल के लिए माउंट एवरेस्ट में जो उसका हिस्सा है वह पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर चीन इसी तरीके का सख्त रवैया अख्तियार करता है और ये मानता है कि यहां आने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलता है तो यह नेपाल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। माउंट एवरेस्ट को लेकर मौजूदा स्थिति ये है कि चीन ने इस साल अपने 21 पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी है। इन पर्वतारोहियों को तिब्बत में अप्रैल से शुरू से ही क्वारंटीन में रखा गया था। चीन ने पिछले साल से कोरोना वायरस की वजह से सभी विदेशी नागरिकों के एवरेस्ट पर चढ़ने पर बैन लगा दिया था।
जो अब तक लागू है। दूसरी ओर नेपाल में पर्यटन क्षेत्र की अधिकतर आय एवरेस्ट के अभियानों पर निर्भर करती है, इसलिए उसने इस सीजन में 400 लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी है, यानी चीन के पर्वतारोहियों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा। इतना तो तय है कि चीन माउंट एवरेस्ट पर स्थायी लकीर तो नहीं बना सकता, लेकिन वो नेपाल समेत दुनिया में अपनी दादागिरी साबित करने के लिए सिर्फ अस्थायी स्टंट कर रहा है। और कोरोना काल के गिद्धों के बेनकाब करने की मुहिम में न्यूज 18 जुटा है और इसका बड़ा असर भी हुआ है। कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर मौत बांटने वाले गिद्धों को उम्र कैद की सजा मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि दवाओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और नकली दवा का कारोबार करने वालों के लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जा रहा है। और इस बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाने वाले गिद्धों के कई गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये वो गिद्ध हैं जो कुछ शहरों में आईसीयू से लेकर सड़कों तक मौजूद है। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। कोरोना काल के गिद्धों को उम्र कैद। महामारी के महासंकट में गिद्धों की भूमिका निभाने वालों पर अब देश भर में शिकंजा कसने लगा है। कोरोना वायरस से बेहाल लोगों को लूटने वाले ऐसे गिद्धों के खिलाफ देश भर में बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग शहरों में कोरोना मरीजों के लिए काल बन रहे गिद्धों पर गौर कीजिए। एमपी के जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले और फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि कालाबाजारी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के अंबाला में तो दूध डेयरी से 33 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। कोरोना काल के गिद्धों की पड़ताल में सबसे हैरान करने वाली घटना जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल की है। देश उस वक्त हैरान रह गया था जब 10 मई को जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में पुलिस ने छापा मारा और मालूम हुआ कि यहाँ भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर इल्जाम लगा कि उसी ने इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर अपने यहाँ भर्ती मरीजों के लिए मंगवाए थे। यानी जानबूझकर कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली इंजेक्शन के जरिए खतरे में डाल दिया गया। हत्या की साजिश जैसे इस गुनाह का आरोपी सरबजीत सिंह बहुत शातिर निकला। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए शहर भर की खाक छानती रही और वो अपने ही अस्पताल में कोरोना मरीज बनकर आराम फरमा रहा था। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया है। अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को पुलिस पूरे शहर में ढूंढती रही, लेकिन वो अपने ही अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मिला। जांच करने पर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अब पुलिस को इस बात का यकीन है कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मंगाए गए होंगे। इसलिए पुलिस पूछताछ में सरबजीत सिंह मोखा से ये जानने की कोशिश कर रही है कहीं ये तादाद, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की तादाद ज्यादा तो नहीं है। जबलपुर पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई के बाद
शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। जांच के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने ही नकली रेमडेसिविर के लिए सीधे ऑर्डर दिया था, लेकिन पुलिस को कई सवालों के जवाब चाहिए। अस्पताल मालिक सरबजीत ने झूठ क्यों बोला? सरबजीत मोखा फर्जी कोरोना मरीज क्यों बना? नकली इंजेक्शन का पर्दाफाश होने पर ही क्यों भर्ती हुआ? क्या पुलिस से बचने के लिए अपने ही अस्पताल में भर्ती हुआ? रैपिड जांच में सरबजीत मोखा की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। क्या सरबजीत के जरिए नकली इंजेक्शन का रैकेट चलता है? सरबजीत ने 500 इंजेक्शन के अलावा कितने रेमडेसिविर मंगवाए? क्या एमपी के बाकी जिलों में भी सरबजीत ने इंजेक्शन सप्लाई किए? गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि एमपी में बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर की सप्लाई हो रही थी। गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर का रैकेट सामने आया। इसमें सिटी हॉस्पिटल ने तो अपने यहाँ भर्ती मरीजों को नकली इंजेक्शन देकर उनकी जान लेने तक की साजिश रच दी थी। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सरबजीत सिंह मोखा अपने हॉस्पिटल से जुड़े कितने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना काल के 3 गिद्धों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाली कालाबाजारी सामने आई है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक शहर के धर्मपुरी इलाके में एक अस्थायी हॉस्पिटल खोला गया था। पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो मालूम हुआ कि राकेश मालवीय, अमन और शाहरुख मिलकर लोगों का फर्जी तरीके से इलाज कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग कोरोना के इलाज के नाम पर 30,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इसमें कुल 3 आरोपी थे और जब इनकी कार्रवाई हुई थी उस समय 4 रेमडेसिविर की 22 इनसे जब्त हुई थी। सर, ये किस चीज़ का इलाज करने जा रहा था? कि कोरोना में कोविड-19 का? ये कोरोना का ही इलाज कर रहे हैं। डिग्री वगैरह कुछ थी नहीं अभी एस पुलिस को जांच में ये भी मालूम हुआ है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिद्ध राकेश मालवीय के पास BAMS की डिग्री है। वो कोरोना के इलाज के नाम पर अपने दोस्त अमन की लैब में जांच के लिए मरीजों को भेजता था और वहां से मरीज रिपोर्ट लेकर इलाज के लिए राकेश के पास आते थे। यानी झोला छाप डॉक्टर बनकर ये लोग कोरोना मरीजों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहे थे और बदले में उनसे मनमाने पैसे लूट रहे थे। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को मरता हुआ छोड़कर उनके हिस्से के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का शर्मनाक मामला सामने आया है। शहडोल पुलिस की SIT को खबर मिली कि मेडिकल स्टाफ के कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन को हॉस्पिटल के बाहर बेच रहे। पुलिस ने दीपक गुप्ता, उज्जवल द्विवेदी, अमित मिश्रा और सुषमा साहू को गिरफ्तार करके गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक सुषमा साहू शहडोल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ है। कोरोना मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बजाय वो उन्हें चुरा कर बेच देती थी। पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार नकली रेमडेसिविर के मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली दवा का कारोबार करने वालों के खिलाफ NSA के अलावा अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कोरोना काल के गिद्ध अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। शिवराज सिंह की सरकार है। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है। ये हमारे राज्य में संचालित नहीं हो रहा है, इसका उत्पादन कहीं और था। और हम आज आपको बता रहे हैं कि वो गुजरात में जहां इसका उत्पादन था वो जेल में है व्यक्ति, और उसको हम जेल से भी मांग करेंगे और मध्य प्रदेश लाएंगे। मध्य प्रदेश की जेल में उसको रखेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं।
नरपिशाच हैं ये लोग। तो लोगों की जिंदगी के साथ इनने जो खेल बरपाया, ये बख्शने के काबिल नहीं है। इन पर कोई दया या रहम की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सरकारी अस्पताल में कोरोना काल के गिद्ध नजर आए। पुलिस ने अमरावती सरकारी अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर और प्राइवेट अस्पतालों के 4 कर्मचारियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में आईसीयू वाले गिद्धों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिद्ध अमरावती के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स थे और वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर निजी अस्पतालों की मदद से इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी में जुटे हुए थे। ये बेहद शर्मनाक है कि जिन्हें हम भगवान समझकर अपनों की सांसें उनके हाथों में देते हैं, वही डॉक्टरी के इस पेशे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की मुहिम जारी है। देश और समाज के इन कोरोना काल के गिद्धों को हम बेनकाब करके छोड़ेंगे। अमरावती पुलिस के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल में तैनात 2 डॉक्टर और नर्स समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गिरोह बनाकर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के जरिए और फिर निजी अस्पतालों के साथ मिली भगत करके रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराते थे, उनकी कालाबाजारी करते थे। पुलिस ने इन लोगों से 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। गुप्त बातमीदार पे माहिती मिळाली की रेमडेसिविरची कालाबाजारी चालू आहे। तर याच्यामध्ये आपण डिकॉय पाठवून आपल्याला एक व्यक्ती मिळाला जे 12,000 रुपयात रेमडेसिविरचे वायल्स आपल्याला देणार होता। त्या व्यक्तीला आपण ताबडतोब डिटेन केले आणि त्याच्याकडून विचारपूस केल्यानंतर हे पूर्ण रॅकेट्स उघडकीस आला। हरियाणा के अंबाला में एक डेयरी में कोरोना काल के गिद्ध पकड़े गए। अंबाला कैंटोनमेंट जोन में गश्त के दौरान पुलिस को एक डेयरी में ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दिए। पुलिस टीम ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 33 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सारे सिलेंडर जब्त कर लिए। ये सूचना मिली थी कि यहाँ 65 नंबर मकान में गैस के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पड़े। यहाँ मौके पे आके देखा तो करीब 33 सिलेंडर खाली मिले हैं, तो उनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया सर? अभी 1 लोग को लिया है। हालांकि डेयरी के मालिक का दावा है कि सभी सिलेंडर खाली थे और लॉकडाउन की वजह से पंजाब नहीं भेजे जा सके। लेकिन ये सच है कि कोरोना काल में गिद्धों के गैंग बहुत से शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वो कोरोना मरीजों के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी में जुटे हैं। ये मरीजों की जान के दुश्मन हैं और देशद्रोही से कम नहीं। ऐसे लोगों की सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो गुनाहों की दुनिया में बाकियों के लिए नसीहत बन सके। देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस मुसीबत के वक्त में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो न सिर्फ सरकार के अभियान को पलीता लगा रहे हैं बल्कि कोरोना की भी आवभगत में जुटे हैं। कहीं त्योहारों के नाम पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कहीं शादी की पार्टी में लोग कोरोना की दहशत को भुला बैठे हैं, तो कहीं बाजारों में मजमा लगाकर कोरोना को दावत दी जा रही है। देश की बड़ी आबादी इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। महामारी की चपेट में आए लोग छटपटा रहे, मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा है कि छोटी से छोटी चीज के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी कुछ लोगों का कलेजा नहीं पसीजता। ये वो लोग हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान के साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। प्रशासन की साफ मनाही है कि महामारी के दौर में
लोगों का एक जगह जमा होना साफ मना है, लेकिन इस भीड़ पर कायदे कानूनों का कोई असर नहीं। पालोडिया गांव का यह हुजूम शायद ये भूल गया है कि इस महामारी की वजह से देश ही नहीं दुनिया में अब तक कितनी जाने जा चुकी है। बावजूद इसके न चेहरे पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बाजार की ये तस्वीर देखकर कहीं से नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी होती होगी। यहाँ ना तो कोरोना का डर है, ना ही उससे होने वाली मौत का, न सोशल डिस्टेंसिंग है, न चेहरे पर मास्क। जिनके चेहरे पर लगा भी है वो महज औपचारिकता मात्र है। हैरानी इस बात की है कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद बाजार का ये हाल। न कोई लॉकडाउन का पालन कराने वाला है और न ही कोई लॉकडाउन का पालन करने वाला। बिहार के ही सासाराम का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। फिर क्या था, सड़क पर जो बेवजह घूमता दिखाई दिया उसे उठक बैठक करवाई गई। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा है। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब से कुछ रोज पहले तक कोरोना के बेहिसाब मरीज आ रहे थे। हालांकि खतरा अभी भी मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है। बावजूद इसके इस बाजार की तस्वीर देख लीजिए। ईद के मौके पर जुटी ये भीड़ कोरोना को साक्षात दावत देती दिखाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े खतरे से जूझने वाले शहर में कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। हैदराबाद भी महामारी की मुसीबत से अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं। इस ऑटो की तस्वीरें देख लीजिए। जरा से ऑटो में फुल सवारियां बैठी हैं। भला सोचिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा नियम लागू होगा। इतना ही नहीं, यहाँ लोग बेखौफ होकर दुकानें भी खोल रहे हैं। किसी को किसी बात का डर नहीं। सब्जी बेचने वाली इस महिला ने भी कोरोना को चुनौती देने की ठान ली है। चेहरे पर मास्क आधा ही लगा था। ग्राहक को देखा तो मास्क ने चेहरे से सरेंडर कर दिया। इन हालात में कैसे महामारी का अंत होगा, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, कैसे कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा, वो भी तब जब सावधानी को ही कोरोना काल से निपटने का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। जो इन्फेक्शन के